गुड मॉर्निंग। ज्योग्राफी विद बिहार सर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैंने पूर्व में बता दिया था कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया हुआ है। इसमें पहला था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा था अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा था पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। आज हम इस वीडियो में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में आया हुआ है। इसको मानचित्र में अंकित करते हैं। देखिए राजस्थान के मानचित्र में ये जो पूरा भाग है ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है इधर, जिसमें से राज्य के कुल 12 जिले आए हुए हैं, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर। इन 12 जिलों में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। जो राज्य के सभी भौतिक विभागों का 61.11% भूभाग है। इन राज्य का सबसे बड़ा भूभाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। यहां राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। 40% जनसंख्या। यहां पर रेतीली बलुई मिट्टी का विस्तार है। यहां की वनस्पति कंटीली झाड़ियां युक्त पाई जाती है। वर्तमान में इंदिरा गांधी दौर के कारण इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो काया पलट गई है, यानी यह क्षेत्र भी काफी हरा भरा हो चुका है। यहां पर सर्वाधिक राज्य की जैव विविधता पाई जाती है, बायोडायवर्सिटी। मरुस्थलों की हम बात करें तो इस मरुस्थल में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। इसकी जो उत्पत्ति है वो प्लेइस्टोसीन काल में मानी जाती है। इस मरुस्थल में खनिज तेल, खारे पानी की झीलें, प्राकृतिक गैस, अवसादी चट्टानों का पाया जाना, ये सभी 33 सागर का विस्तार माना जाता है, जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। यहां का जो तापमान अधिकतम 49 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। गर्मियों में भीषण गर्मी और सर्दियों में भी यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। यहाँ की मुख्य फसलें बाजरा, चना, मूंग, मोठ विशेष करके यहाँ उत्पादित की जाती हैं। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बालू का स्तूपों का जो विस्तार है वो सर्वाधिक पाया जाता है। बालू का स्तूप का मतलब होता है रेत की धोरे, बालू का स्तूप। बालू का स्तूपों के विस्तार की दृष्टि से
पुनः इसको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश, बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश जो पोखरण से रामगढ़ तक फैला हुआ है जैसलमेर में। कहां तक फैला हुआ है? पोखरण से लगाकर रामगढ़ तक, जिला जैसलमेर। दूसरा है बालूका युक्त प्रदेश अन्य सभी क्षेत्रों में बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश को छोड़कर सभी क्षेत्र में बालूका युक्त प्रदेश का ही विस्तार है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बहुत सारे बालूका स्तूप पाए जाते हैं। अब कौन कौन से बालूका स्तूप पाए जाते हैं इसको पढ़ते हैं। बालूका स्तूप तो बालूका स्तूप का जो पहला प्रकार है वो है अनुप्रस्थ। या इसको अवरोधी बालूका स्तूप भी बोलते हैं। ये जो बालूका स्तूप है ये हवा की दिशा के समकोण पर बनता है, यानी कोई भी मान लीजिए अवरोधक आ गया हवा की दिशा में, तो पवन उस अवरोधक के आसपास रेत को जमा कर देती है, तो इस प्रकार समकोण बनना प्रारंभ हो जाता है। तो हवा की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालूका स्तूप अनुप्रस्थ कहलाते हैं। दूसरे बालूका स्तूप है अनुदैर्ध्य। जिसे पवनानुवर्ती बालूका स्तूप भी कहा जाता है। ये बालूका स्तूप हवा की दिशा के समानांतर बनते हैं, यानी हवा इस तरह से प्रवाहित हो रही है जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इस प्रकार के लहरदार बालूका स्तूपों का निर्माण होगा। ये जो बालूका स्तूप है सर्वाधिक जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती जो बालूका स्तूप है सर्वाधिक कौन से जिले में विस्तृत है? जैसलमेर में। और जो अनुप्रस्थ जो अवरोधी होने पड़े इनका सर्वाधिक विस्तार जोधपुर जिले में। तीसरे जो प्रकार के जो बालूका स्तूप पाए जाते हैं यहाँ वो है बरखान। मरुस्थलीय क्षेत्रों में हवा के विपरीत बनने वाले जो टीले हैं उसको बरखान कहते हैं। हवा इस तरह से प्रवाहित हो रही है तो ये उल्टे बनने वाले अर्धचंद्राकार आकार के टीले होते हैं जिसको बरखान कहा जाता है। राज्य में सर्वाधिक जो बरखान प्रकार के जो बालूका स्तूप हैं इनका विस्तार चूरू जिले में सर्वाधिक है। कौन से जिले में? चूरू। चौथे प्रकार के जो बालूका स्तूप हैं उसको के परवलिक या इसे पैराबोलिक बालूका स्तूप भी कहा जाता है। ये जो बालूका स्तूप राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं ये बालूका स्तूप। और किसी पेड़ के आसपास इन बालूका स्तूपों के क्षेत्र मिलते हैं। कोई मान लीजिए जैसे कोई पेड़ आ गया तो इस पेड़ के पास रेत
लगना प्रारंभ हो जाएंगे। इनकी जो आकृति है महिलाओं की हेयरपिन के समान होती है, तो ये भी ध्यान रखें। महिलाओं की हेयरपिन के समान किस बालू का स्तूप की आकृति होती है, तो वो है परवलिक। पांचवें प्रकार के जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो है तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप तारा जैसी आकृति वाले ये बालू का स्तूप होते हैं, इसी कारण इसको तारा बालू का स्तूप भी कहा जाता है। तो ये थे राज्य में विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूपों के प्रकार। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में विभिन्न प्रकार के मरुस्थल भी पाए जाते हैं। मरुस्थल जैसे हम्मादा, ये जो मरुस्थल है ये पथरीला मरुस्थल है, कंकड़ पत्थर से युक्त मरुस्थल है और सर्वाधिक ये जोधपुर जिले में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? जोधपुर। इसके बाद दूसरा जो मरुस्थल है वो है रैग। ये मिश्रित है, पथरीला भी है, इसमें कंकड़ पत्थर से युक्त भी है और रेतीला भी है। ये मिश्रित मरुस्थल है। तीसरा जो प्रकार है वो है इर्ग मरुस्थल। इसको शुद्ध रेतीला मरुस्थल भी कहा जाता है। शुद्ध रेतीला मरुस्थल। सर्वाधिक इसका विस्तार राज्य के जैसलमेर जिले में पाया जाता है। तो ये थे मरुस्थलीय प्रदेश में कुछ मरुस्थलों के प्रकार। अब इस मरुस्थलीय प्रदेश में विभिन्न प्रकार की झीलें भी पाई जाती हैं। उनसे संबंधित भी प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। तो झीलें कौन कौन सी जो झीलें हैं जो मरुस्थल में पाई जाती हैं? पहली है बालसन। बालसन जो झील है, दो जो पर्वत श्रेणी है उसके जो बीच में जो निम्न भूभाग होता है वहां पर इस झील का निर्माण होता है। ये जो पर्वत हैं इनके बीच में ये निम्न भूभाग है। वर्षा का जल भर जाने से बालसन झील का निर्माण हुआ है। दूसरा जो प्रकार है झील का वो है खड़ीन। खड़ीन भूमि का जो स्वाभाविक ढाल है उस ढाल पर पानी जमा होने से खड़ीन झीलों का निर्माण होता है। मान लीजिए ये धरातल है और इसका ये ढाल है, इस ढाल पर ये जो निम्न भूमि पाई गई और वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है। ऊंचे भाग पर नहीं, जो धरातल का जो निम्न भाग है, नीचा जो भाग है, वहां पर पानी का भराव हो जाता है तो खड़ीन झीलों का निर्माण होता है। तीसरी प्रकार की जो झीलें हैं वो है पलाया। पलाया झीलें मरुस्थल में पवन अपर्दन के द्वारा निर्मित होती है। जब वायु रेत का कटाव करती है, मान लीजिए कुछ ऊंचे धोरे हैं, तो पवन के घर्षण से धीरे धीरे वहां की जो रेत उड़ करके जो धोरा था, जो रेत का जो टीला था, धीरे धीरे उसका कटाव होने से ये वो निम्न भूभाग में परिवर्तित हो जाता है। तो धीरे धीरे उसका कटाव हो गया और एक निम्न भूभाग बन गया। यहाँ की पूरी जो रेत थी वो हवा से उड़ गई। निम्न भूभाग बनने से बारिश का जो पानी जमा हो जाता है और जिस झील का निर्माण होता है वो है पलाया। इसके बाद
एक और झील का प्रकार है मरुस्थल में रण या टाट। दो बालू का स्तूप है, ये दो बालू का स्तूप, एक और ये दो बालू का स्तूपों के बीच में जो निम्न भाग होता है वहां पर जल एकत्रित होने से रण या टाट झीलों का निर्माण होता है। राज्य में बहुत प्रकार की रण जिले हैं, जैसे बाप, जोधपुर, कनौड़, जैसलमेर, इस प्रकार की रण और टाट जिले हैं। तो बासन जिलों का जो निर्माण है, दो पर्वतों के बीच की निम्न भूमिका, और रण या टाट दो बालू के स्तूपों के बीच की निम्न भूमि। तो ये थी राज्य में जिलों के प्रकार, जो मरुस्थल में ये जिले पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे पच्चीस सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है, 25 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में डिवाइड करती है। यहां से दो भाग हो जाएंगे। एक भाग तो शुष्क मरुस्थल कहलाएगा, दूसरा है अर्ध शुष्क। शुष्क मरुस्थल में हमने पढ़ा बालुका युक्त प्रदेश और बालुका मुक्त प्रदेश, दो भागों में बांटा गया इसको भी, बालुका युक्त और बालुका मुक्त प्रदेश। अर्ध शुष्क को तीन भागों में बांटा गया है, लूणी जवाई बेसिन, बांगर प्रदेश, शेखावटी बेसिन जिसको भी कहा जाता है, और तीसरा है गग्गर बेसिन, गग्गर नदी का प्रवाह प्रदेश। तो थोड़ी इसकी चर्चा कर देते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश की। लूनी जवाई जो बेसिन है, ये लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। यहां की मुख्य नदी कौन सी है? लूनी। लूनी और उसकी सहायक नदियों से यह भूभाग अपवाहित है। लूनी के अलावा यहां पर ज्वाई, सांगी, सुकड़ी जैसी बहुत सारी नदियां यहीं प्रवाहित होती हैं। लूनी जवाई बेसिन को गोडवाल प्रदेश भी कहा जाता है, गोडवाल प्रदेश। और इस प्रदेश का जो विस्तार है, राज्य की पाली, जालोर, जोधपुर, वो भी बाड़मेर का दक्षिणी भाग शामिल है। इस प्रदेश में 56 की पहाड़ियां पाई जाती हैं। 56 की पहाड़ियां, बाड़मेर से सिवाना तक जो पहाड़ियों का विस्तार है वो 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यहां इस पहाड़ियों में कुछ गोलाकार पहाड़ियां भी पाई जाती हैं, जिसे नाकोड़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है। और इस 56 की पहाड़ियां में रायोलाइट व ग्रेनाइट खनिजों का भंडार बहुत पाया जाता है। दूसरा है बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश को शेखावटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये राज्य के गंगानगर, चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों में इस बांगर प्रदेश का विस्तार है। यहाँ पर अधिकांश जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वो अंत प्रवाह की नदियां हैं। यानी उनका जो जल है वो किसी समुद्र या सागर में विलीन नहीं होता है, बल्कि उसी भूभाग में समाहित हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारी खारे पानी की झीलों का भी विस्तार है।
जैसे कुचामन, सांबर, परबतसर, ये सभी जो जिले हैं वो 33 सागर का विस्तार माना जाता है। तीसरा जो अर्धशुष्क जो प्रदेश है वो है गग्गर वैसीन। गग्गर वैसीन में मुख्यतः हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। इस वैसीन की जो मुख्य नदी है गग्गर, इसी नदी के आधार पर इसको गग्गर वैसीन कहा जाता है। और इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो नाली या अकरा के नाम से जाना जाता है, नाली व अकरा के नाम से जाना जाता है। तो ये थे राज्य के अर्धशुष्क प्रदेश। तो हमने आज पश्चिम उष्ण प्रदेश का विस्तार से अध्ययन किया। कल वाले वीडियो में हमने एक प्रश्न पूछा था कि अंगारा लैंड प्रदेश का दूसरा नाम क्या है। काफी लोगों ने अच्छा जवाब दिया। तो उसका दूसरा नाम था लॉरेशिया, जो आपका सही जवाब था जिसने भी दिया। आज का प्रश्न सुने। आज का प्रश्न यह है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को वृक्ष प्रदेश किसने कहा है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को वृक्ष प्रदेश किसने कहा है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।